तो आज हमारा पर्यावरण से संबंधित दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर के अंतर्गत आज हम समझेंगे जैवमंडल और बायोम के संदर्भ में। एक्चुअली में जैवमंडल और बायोम अगर इनके बीच अगर अंतर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है। जो बायोम होता है वो एक प्रकार से देखा जाए जैवमंडल का ही एक हिस्सा होता है, जो ऐसी एक समान जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है जिसमें कई पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। वो पारिस्थितिक तंत्र घास का भी हो सकता है, वो पारिस्थितिक तंत्र जल का हो सकता है, मैदान का भी हो सकता है। ठीक, ये आप बोल सकते हैं जंगल का भी हो सकता है, अर्थात वन का भी हो सकता है। तो बायोम और जैवमंडल इसमें विशेष कोई भिन्नता नहीं है, बस इसको कटबंध के आधार पे हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। जबकि जैवमंडल जो होता है वो कई सारी क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, वो कटबंध के आधार पे नहीं होता है। वो समस्त जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो समस्त पारिस्थितिक तंत्र को ही हम जैवमंडल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जैवमंडल के अंतर्गत हम समझ लेते हैं कि यहाँ शब्द से ही स्पष्ट है कि जैव यानी कि जीव। अब जीव में भी देखा जाए तो जो जीव जंतु होते हैं, ठीक, और जो हमारा एक पर्यावरण से संबंधित दो अजैविक घटक होते हैं एवं जो जैविक घटक होते हैं, वो एक पूरे क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। उन क्षेत्र विशेष में अपना अपना उनका एक अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है। वो भले ही एक दूसरे को प्रभावित करते हों, लेकिन उनका एक अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे जंगल का अपना हो गया, वायु का अपना हो गया, मृदा का अपना हो गया। तो उन सभी में भी एक अपना अपना काम करने की एवं प्रक्रियात्मक संरचनात्मक कार्य करने की एक अपना गुणधर्म पाया जाता है। तो उनकी एक अपनी विशेषता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैवमंडल के विषय में देखा जाए तो इसमें स्थल मंडल भी होता है। अब स्थल मंडल में पेड़ पौधे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, वो भी जैवमंडल का ही हिस्सा होता है। ठीक, इसी में देखा जाए तो जलमंडल होता है। तो जलमंडल का एक अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, ठीक, उसमें भी फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो थैम्पलन वगैरह, और जीव जंतु भी बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उनका एक अपना जैवमंडल होता है। तो जैवमंडल में जीव जंतु एवं वनस्पति पाई जाती है, तो वो भी जैवमंडल का एक हिस्सा होता है। तो इसी प्रकार एक तीसरा है वायुमंडल। जो वायुमंडल है इसमें भी देखा जाए तो पूरी आर्द्रता पाई जाती है, और इसमें देखी जाए जो गैसें पाई जाती हैं। ठीक, ये गैसन से ही क्या होते हैं, ये जीव जंतु और स्थलमंडल के जलमंडल के जो जीव जंतु होते हैं प्रभावित होते हैं। साथ ही यहाँ भी देखा जाए तो वायुमंडल में भी जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, गमन करते हैं, यानी उड़ते हैं और घूमते रहते हैं। तो ये इनसे प्रभावित होते हैं। तो ये पक्षी जीव जंतु हैं, ये अपना निवास स्थान वायुमंडल भले नहीं बनाते, लेकिन ये वायुमंडल से अपना श्वसन तंत्र विकसित करते हैं। साथ ही जो वहाँ पे अपना घूमते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होते हैं। तो ये वायुमंडल एक अहम रोल इसमें अदा करता है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जैवमंडल एक सामूहिक रूप से इन तीनों मंडलों का एक समूह होता है। और इसमें देखा जाए तो जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, यानी कि जैविक अजैविक घटक, इसके भी जैविक अजैविक घटक, इसके भी जैविक अजैविक घटक। तो समझ सकते हैं स्थल मंडल हो, जलमंडल हो, वायुमंडल हो, इन तीनों मंडलों का ही एक सामूहिक जो एक वृहद क्षेत्र होता है वो होता है जैवमंडल। ठीक, अब
जैवमंडल एक ऐसा विशेष क्षेत्र भी पाया जाता है, एक संकेंद्रित क्षेत्र पाया जाता है। जैसे हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि एक ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में ये चारों तरफ क्या है, जल भरा हुआ है, और ये जल में ही ये क्या है, स्थलमंडल है, स्थलमंडल के टुकड़े हैं, ठीक है। और एक पूरा हमारा ये वातावरण है। तो पृथ्वी के अंतर्गत ये पूरा क्या है, एक जैवमंडल है, ठीक। इसमें क्या है, ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है, और ये एक वायुमंडल है। तो जो भी जीव जंतु होते हैं, कोई भी जीव जंतु होता है, वो इन तीनों से प्रभावित रहता है। अगर उसे जल की आवश्यकता होती है तो वो जल पिएगा तो जल से प्रभावित होगा, अगर वो रहेगा तो उसे स्थल की आवश्यकता होती है, अगर उसे सांस लेनी है तो वायु की आवश्यकता होती है। हाँ, वो क्षेत्र विशेष के आधार पर वो अलग हो सकता है। जैसे कि जल का जो जीव होता है, नीचे जीव रहते हैं, उनको स्थल की जरूरत नहीं, लेकिन वो घूमते फिरते हैं तो उनको भी चट्टान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हमारे जो नीचे पृथ्वी के अंदर जो समुद्र होता है, उसमें भी देखा जाए द्वीप पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस विशेष रूप से देखा जाए तो कोई भी जीव अगर है तो वो इन तीनों से प्रभावित होता है, और चाहे वो कहीं भी स्थानीय निवास कहीं भी करता हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जीव है इन जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल तीनों से प्रभावित रहता है, और वो क्या है, तीनों जैवमंडल के ही एक हिस्सा होते हैं। तो जैवमंडल क्या है, एक प्रकार से इन स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल का एक वृहत रूप है, जहाँ जीव जंतु इन तीनों से प्रभावित होकर अपने जीवन का संचरण करते हैं, और एक दूसरे जीव से प्रभावित होकर अपनी स्थिति या यथावत प्रक्रिया का भी एक बोल सकते हैं कि अपने को उससे सर्वाइव रखते हैं, और जीवन को आगे विकसित करने में इन तीनों का एक सहायता प्रदान करते हैं या इनसे सहायता लेते हैं। तो समझ सकते हैं कि जैवमंडल जो है वो एक संकेंद्रित भाग होता है, या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक ये विशेष क्षेत्र है, इस विशेष क्षेत्र के अंदर में स्थल का कुछ भाग पाया जा सकता है, और इसी विशेष क्षेत्र में जल का भी कुछ भाग पाया जा सकता है, और इसी विशेष क्षेत्र में वायु का भी भाग पाया जा सकता है। और इसी विशेष क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ वनस्पति हो सकती हैं और जीव हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो वनस्पति जीव है, स्थल से भी प्रभावित हैं, जल से प्रभावित हैं, वायु से भी प्रभावित हैं। तो ये एक संकेंद्रित भाग होता है। तो हम इसी संकेंद्रित भाग को हम क्या बोल सकते हैं, जैवमंडल बोल सकते हैं। वैसे तो जैवमंडल जो होता है वो एक पारिस्थितिकी होता है, एक बड़ा भाग कह सकते हैं, लेकिन बड़ा भाग को हम यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। कोई विशेष क्षेत्र पे भी यही स्थितियाँ बनती है, जो कोई भी क्षेत्र हो हर जगह यही स्थिति बनेगी। तो ये एक हमारा जैवमंडल के संदर्भ में थोड़ी जानकारी थी। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जैवमंडल का जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो कौन होती है। किसी भी जैवमंडल के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैवमंडल कैसे निर्मित होता है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले इसकी एक सूक्ष्मतम इकाई के संदर्भ में समझेंगे। देखिएगा, कोई भी जीव जंतु या वनस्पति है तो उसकी एक सूक्ष्मतम इकाई होती है। वो इकाई देखा जाए अणु के रूप में होती है, ठीक है। तो अणु के रूप में जो इकाई होती है, तो वही अणु देखा जाए, तो हम यहाँ पे परमाणु लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, अणु की केवल बात करेंगे। तो अणु देखा जाए तो अणु एक अणु होते हैं, ठीक है। जैसे अणु में हम ले लेते हैं H2O जल, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो अणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक। तो जो अणु है वो परमाणु से ही मिलकर बनता है, और परमाणु जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और अणु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक। और यही अणु जो होते हैं ना, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये अणु जो होते हैं, ये अणु से ही मिलकर क्या है, एक सेल बनती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है इससे ही मिलकर बनती है। जो सेल होती है सबसे पहले हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, जैसे अणु है, ठीक।
ये अणु हो गया जैसे H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये अणु के ही समूह से ही मिलती है क्या, इनके ही समूह से बनती है यहाँ पे सेल। ये जो सेल है किसी भी जीव की ये इतनी सूक्ष्म एक संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक या बोल सकते हैं रचनात्मक इकाई होती है जो किसी जीव को निर्माण में ये महत्वपूर्ण सहायक प्रदान करती है। जैसे कोई भी जीव होता है तो उसे जीव को कैसे वो विकसित किया है अपनी संरचना के आधार पर और कार्यात्मक यानी कि रचनात्मक आधार पर जैसे जैसे वो विकसित होता है, तो विकसित होने का जो मुख्य इकाई होती है, जो गुणधर्म होता है, वो होती है सेल के अंतर्गत। और जो सेल होती है इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरएनए और डीएनए। ठीक, तो डीएनए आरएनए जो होती है ना, तो वो एक्चुअली में देखा जाए ये केंद्रक में पाए जाते हैं। अब वो केंद्रक भी देखा जाए वो उनके जीव जंतुओं के आधार पर होता है। जैसे सेल भी दो प्रकार की होती है, उसमें देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है, और रिकैरियोटिक होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, जबकि जो उसमें केवल आरएनए पाया जाता है, जबकि डीएनए नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। जबकि डीएनए जो पाया जाता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो रियूकैरियोटिक जो सेल होती है, ठीक, जो रियूकैरियोटिक सेल होती है उस सेल के अंतर्गत देखा जाए तो सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इसी केंद्रक में ही आरएनए डीएनए पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो सेल होती है तो सेल एक किसी भी जीव के निर्माण में एक महत्वपूर्ण इकाई होती है और वो इकाई जो होती है वो अणु से मिलकर ही बनती है, ठीक है। वो अणु क्या होते हैं जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन जैसे पाई जाए या ऑक्सीजन पाई जाए, तो इनके समूह से ही सेल का निर्माण होता है। और यही सेल जो होती है इसमें जो आरएनए डीएनए, इसमें भी देखा जाए तो फास्फोरस वगैरह जो पाया जाता है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पे जो वायुमंडलीय में जो गैसें पाई जाती हैं या जो भी धातु पाए जाते हैं मिट्टी में, तो उनसे ही मिलकर के सेल का जो निर्माण होता है। और यही सेल जो होती है वो दो प्रकार से कार्य करती है, और ये कार्य करती है संरचनात्मक यानी संरचना के आधार पर, ठीक, और ये करती है कार्यात्मक या रचनात्मक, ठीक है। तो ये दो प्रकार से काम कर रही है। संरचना के आधार पर आप देखोगे तो ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक ईंट है और ईंट के ऊपर ईंट है, ऐसे हम लगा लेते हैं, तो ये पूरी एक संरचना है, ठीक। तो ये संरचना है, उसमें एक मुख्य इकाई क्या है, ईंट है। तो ये ईंट से मिलकर ही तो पूरी बॉडी बनी है। तो ये बॉडी जो है ना पूरी, या बोल सकते हैं ये कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में सूक्ष्मतम जो इकाई होती है उसकी ईंट होती है। तो ईंट जो मिलकर के बनती है तो उसमें देखा जाए तो ईंट जो है वो एक सूक्ष्मतम इकाई है किसी बिल्डिंग की। तो इसी प्रकार से शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो सेल, ठीक, वो संरचनात्मक आधार पर है, लेकिन इसकी एक कार्यात्मक इकाई भी होती है। लेकिन कार्यात्मक इकाई अगर देखा जाए रचना के आधार पर कि उसमें किस प्रकार से केमिकल रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे वो एक तंत्र विकसित करती हैं, अंदर अंदर अपने आप को उसके अंगों को कैसे विकसित करती हैं, तो उसमें एक पूरा एक रासायनिक ढांचा पूर्ण रूप से काम करता है शरीर के अंतर्गत। तो वो धीरे धीरे क्या है स्वयं को विकसित होता जाता है। तो विकसित होना और एक रचना के आधार पर उसमें अलंकृति उत्पन्न होना, तो ये दो प्रकार से काम करती है। यानी संरचना के आधार पर उसमें वृद्धि होती है और रचना के आधार पर केमिकल के आधार पर स्वयं को विकसित करने में वो कार्य करती है। तो वो रचना के आधार पर हम उसको दो एक प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं और दूसरा रचनात्मक आधार पर हम उसे डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल के बारे में क्या है, सेल कैसे काम करती है। और अब बात ये आती है कि और यही सेल जो होती है कि सेलों का भी तो समूह होता है, मतलब कि कोई भी सेल होती है, एक प्रकार की सेलें जो होती हैं, सेल तो एक ही प्रकार की होती हैं। तो वो सेल जो होती है, आप सेल मान लेते हैं कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब सेल का जो समूह होता है, ठीक, ये जो अणु है, अणु से मिलकर सेल बनी है। और सेल जो है, सेल का समूह को हम बोलते हैं सेल का समूह, एक ही प्रकार सेल का समूह, ठीक, इनको हम बोलते हैं ऊतक, ठीक, ऊतक बोलते हैं। ये जो ऊतक है ये हमारी बॉडी का जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिखता है, और ये स्ट्रक्चर में आप देखते हो जो
बॉडी का जो संरचनात्मक एक स्ट्रक्चर दिखता है बॉडी के ऊपर और रचनात्मक के आधार पर भी, तो ये क्या है, ऊतक है। तो ऊतक जो बनता है वो सेल के समूह से ही बनता है। ठीक, कोई भी जैसे अगर सेल, जैसे हमारा ऊतक अगर सेल डैमेज होती है तो ऊतक का ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो देखना आप डैमेज हो जाता है। तो वो एक विशेष किसी भी शरीर में कहीं भी या ऐसी कोई भी सेल डिस्ट्रक्ट हो सकती है, डिसेबल हो सकती है, या वो कोई ऐसी ग्रस्त हो सकती है रोग से भी, तो वो क्या है, ऊतक को प्रभावित वहां पे होती है। तो जैसे कि एक ऊतक है, ये पूरा ऊतक है, तो ऊतक में एक जो इकाई है, इकाई है, तो ये क्या है, पूरा एक सेल है। ठीक, और यही एक सेल है। अगर यहाँ पे अगर सेल कोई मर जाती है तो यहाँ पे क्या देखा है, ऊतक में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इससे देखा होगा आपने यहाँ पे कोई बीमारी हो सकती है या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जैसे कि खून ब्लड का जो संचलन है वो रुक सकता है। तो इसमें सेल की जो यहाँ पे क्या है, खराबी आ सकती है। तो यहाँ पे किसी क्षेत्र में आपने देखा हो कि कालापन हो जाता है या सिकुड़न आ जाती है, तो हाँ सेल की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है, लेकिन सेल एक दूसरे को विघटन करके वो न्यू सेल भी बन जाती है, फिर वो ठीक हो जाता है कुछ समय बाद। तो ये एक क्या है, एक रचनात्मक के आधार पर ये काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऊतक है वो सेलों से ही मिलकर क्या है, बना होता है। तो हमारा जो ऊतक है, देखा हो शरीर में जो बनते हैं, तो वो इसी के आधार पे ही बनते हैं कि सेल जो काम करते हैं हमारे शरीर में वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम सब समझेंगे कि जो सेल है, वो जो ऊतक है वो कैसे बना है। वो बना है सेल यानी कि कोशिकाओं के समूह से। अब ऊतक भी तो मिलकर कुछ बनाते होंगे, तो यही जो ऊतक है, यही ऊतक है, ऊतक का ही तो समूह होता है अंग। क्या होता है, ऊतक का जो समूह होता है वो अंग है। ठीक, जैसे अंग जो होता है, जैसे एक जीभ है। ठीक, जो अंग है ये क्या है, एक जीभ है। जीभ क्या है, एक अंग है। ठीक, ये किन से मिलकर बनी है, ऊतकों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कोई भी जैसे अंग होता है तो उसमें अंग में जो एक सामूहिक रूप से जो काम एक समूह होता है तो वो होते हैं ऊतक। ठीक, तो ऊतक भी क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं, और समूह को हम बोल सकते हैं अंग। और अंग एक हमारा क्या है, एक जीवी, वो एक अंग है। ठीक, तो अब बात ये आती है कि अंग से भी मिलकर भी क्या है, अंग से भी मिलकर के क्या बनता है, अंग का जो एक समूह है बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अंग तंत्र। अब अंग तंत्र में हम आपने पढ़ा होगा, जैसे अंग तंत्र में पाचन तंत्र, ठीक, इसी में आपने पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक, परिसंचरण तंत्र। ठीक, ये जो तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, ये जो तंत्र है हमारे शरीर में, ये किनसे मिलकर बने हैं, अंग से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और ये अंग जो होते हैं ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, और अंग तंत्र अंगों से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है जो अंग तंत्र है, ये एक किसी जीव में पाए जा सकते हैं। ठीक, तो अंग तंत्र से भी तो मिलकर कुछ बनता है, और यही अंग तंत्र जो है ना, अंग तंत्रों का एक जो समूह होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, अंग तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र है, इनका एक समूह, जब एक समूह बन जाता है, एक निर्माण हो जाता है इन समूह का, तो ये क्या बना लेते हैं, एक जीव। एक जीव, जो जीव देखा हुआ आपने, जो चेतन करने का उनका गुण होता है, चलने फिरने का और बोलने चालने का, और जो उसके अंतर्गत पाया जाता है जीव, तो वो जीव का जो निर्माण होता है वो एक्चुअली में किससे ही होता है, वो अंग तंत्र के समूह से ही मिलकर बनता है। ठीक, तो हम समझ सकते हैं कि जो जीव है, वो जीव की जो इकाई है वो अंग तंत्र है। ठीक, और वो अंग तंत्र जो है, कई सारे अंग तंत्र हैं, ठीक, उनका एक समूह बनता है, और उन समूह से ही मिलकर एक जीव का निर्माण होता है। ये जीव कोई भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, प्राणी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जीव जीव ही होता है। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया है कि जीव का निर्माण कैसे हुआ। इसकी जीव की जो सूक्ष्मतम इकाई क्या है, ये सेल ही है, और सेल क्या है, अणु से मिलकर बनी है। तो जिसमें आरएनए, डीएनए सेल में पाया जाता है, तो इन्हीं से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र से ही जीव बना। अब जीवों का भी तो समूह होता है, तो हम बोल सकते हैं एक ही प्रकार के जीव,
एक ही प्रकार के जीव को हम क्या बोलते हैं? समुदाय। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। तो जनसंख्या किसे बोलेंगे? एक ही प्रकार के जीव होते हैं, एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं उनसे मिलकर बनती है जनसंख्या। जनसंख्या में जैसे व्यक्ति हैं, ठीक, एक ही प्रकार का जीव है, वो जनसंख्या है। शेर है, एक ही प्रकार के जीव है, वो जनसंख्या है, ठीक, वो अपनी एक जनसंख्या उनकी है। चीता की अपनी जनसंख्या है। ऐसे सभी की अपनी अपनी एक जनसंख्या होती है, वो लेकिन है एक ही प्रकार के जीव से बनती है। जीव तो सभी होते हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर एक ही प्रकार के जीव को हम वर्णित कर लेते हैं, उनको सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन जो जनसंख्या होती है वो सभी की अपनी अपनी है। अब जनसंख्या में हम ऐसा तो थोड़ी ना कर सकते हैं कि उसी जनसंख्या में हमने पशु को भी ले लिया, हिरण को ले लिया, जानवर को ले लिया, व्यक्तियों को भी ले लिया, पुरुष मानव को भी ले लिया, तो वो सब जनसंख्या में आ गए, इकट्ठा कर दिए। नहीं कर सकते ना। उनको हम जनसंख्या में करते तो हैं, लेकिन वो जीव के आधार पर उनको वर्गीकृत करके हम जनसंख्या में सम्मिलित कर लेते हैं। तो जनसंख्या के अंतर्गत वे हम अलग अलग प्रकार के एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। अब जनसंख्या से भी मिलकर तो क्या बनता है? समुदाय। अब बात आती है समुदाय की, तो समुदाय के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सभी जीव। अब जनसंख्या में देखा जाए तो एक ही प्रकार के, जैसे कि मनुष्य हो गए, ठीक, इनका अपना एक जनसंख्या है, चीता की अपनी एक जनसंख्या है, शेर की अपनी एक जनसंख्या है। तो हर एक प्राणी, हर एक जीव की अपनी अपनी एक जनसंख्या है। तो ये जो समुदाय है ये क्या है? एक सभी जितनी भी जनसंख्या होती है इनसे मिक्स करके बना होता है समुदाय। इस समुदाय में देखा जाए तो क्या क्या आ सकता है? जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक। जीव जंतु में देखा जाए तो मनुष्य भी हो गए, और भी जीव जानवर हो गए, और जैसे जंगली जानवर हुए, और पालतू जानवर, हर प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी अपनी एक जनसंख्या होती है। तो समुदाय के अंतर्गत ये सभी एक साथ आ जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में हो सकता है मनुष्य भी वहां रहता हो, या पशु भी रहते हो, या जानवर कोई भी रहता हो, या कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी हो सकता है। वो क्या है? एक समुदाय विशेष के अंतर्गत ही आते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर एक ही प्रकार के जो जीव होते तो जनसंख्या में आ गए, लेकिन समुदाय में जितनी भी जनसंख्या में जो जीव आ जाते हैं वो हम इसको समुदाय के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं, उनको हम रखते हैं। तो समुदाय की विशेष पर हम जनसंख्या को हम इस प्रकार से समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो पारिस्थितिकी होती है वो कैसे बनती है। तो पारिस्थितिकी में देखा जाए, जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी देखा जाए तो समुदाय से मिलकर बनती है, ठीक। तो समुदाय में हमने बताया था जो जनसंख्या है, जनसंख्या के समूह, जो जनसंख्या, और जनसंख्या में हमने आपको बता दिया है कि सभी प्रकार की जो जनसंख्या है, शेर, चीता, टाइगर जो भी है, मनुष्य हैं, उनकी अपनी अपनी एक जनसंख्या होती है, वो समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। समुदाय में हम मनुष्य को ही नहीं ले सकते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु इसमें ले लेते हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उनका अपना अपना अलग एक विशेष वर्गीकरण होता है। एक प्रकार के जीवों का, जैसे मनुष्य का अपना, पशु पक्षियों का अपना, जानवरों का अपना, शेर का अपना, तो उनका एक अपना अलग अलग होता है। लेकिन समुदाय के अंतर्गत सभी जनसंख्या को हम सम्मिलित कर लेते हैं, जिसमें देखा जाए कोई एक विशेष क्षेत्र है, उसमें देखा जाए तो जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है। जीव भी उसमें देखा जाए तो हाथी भी हो सकता है, हाथी का अपनी जनसंख्या है, घोड़ा की अपनी जनसंख्या है, तो ये मनुष्य की अपनी है। तो इनके आधार पर भी देखा जाए तो जीव जंतुओं को सम्मिलित रूप से ही एक जनसंख्या है, और जनसंख्या को हम पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं, और समुदाय में सभी प्रकार के आ जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो अब बात आती है कि जो पारिस्थितिकी है वो पारिस्थितिकी कैसे बनती है। तो पारिस्थितिकी में हम समुदाय को तो यही लेते हैं, ठीक। पारिस्थितिकी जो होती है वो हम समुदाय को तो ले ही लेते हैं, लेकिन प्लस इसमें हम जैविक अजैविक घटकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जैविक प्लस अजैविक घटकों को हम सम्मिलित कर लेते हैं। इसमें देखा जाए जो जैविक अजैविक घटक है, हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया था जैविक अजैविक घटक के बारे में, तो उनको भी हम समुदाय के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसमें अजैविक घटक में तो पेड़ पौधे जो इसमें जो भी
मृदा, जलवायु, सूर्य का प्रकाश जो भी आ जाते हैं वो उनको अजैविक घटक, और जैविक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधों को तो सम्मिलित करते हैं, लेकिन जो समुदाय है ये इसमें तो सभी जीव आ ही जाते हैं, ठीक। लेकिन जो जैविक घटक में पेड़ पौधे थे उनको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, अजैविक घटकों को भी करते हैं। तो इस प्रकार से समुदाय और जैविक अजैविक घटकों के निर्माण से ही क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अब समझ में आया पारिस्थितिकी कैसे बनता है, किस प्रकार से एक सूक्ष्मतम इकाई से हमने पारिस्थितिक तंत्र तक बनाया। अब बात यह आती है कि जो जैवमंडल है वो कैसे बनता है। तो पारिस्थितिक तंत्र को पहले हम समझ लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाए तो इसमें घास का अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक। वायु का अपना होता है, जल का अपना होता है, ठीक है, घास का, जंगल का अपना होता है, ठीक है। तो मैदान का अपना होता है, पर्वतों का अपना होता है। तो इनका अपना अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक। और यही समस्त पारिस्थितिक तंत्र ही क्या बनते हैं, जैव मंडल। अब समझ में आया आपको कि जैव मंडल के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र, जो सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो क्या आ जाते हैं, जैव मंडल में। क्योंकि जैव मंडल में जलमंडल है, स्थलमंडल, वायुमंडल है, ये तीनों को सम्मिलित है। तो तीनों को सम्मिलित में अंतर्गत ही तो ये पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है। क्योंकि कोई भी अगर स्थल मंडल है तो उसमें घास का मैदान होगा, जंगल का मैदान है, जंगल है, घास है, ये उनका पारिस्थितिकी किसमें आ गई, स्थल में आ गई कि नहीं, ठीक। अब जल में आ जाओ तो जल मंडल है, तो जल का अपना पारिस्थितिक है, समुद्र महासागरों का अपना, नदियों का अपना, सबका अपना पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक। तो उनको भी किसमें ले लेते हैं, जल मंडल। और वायु का अपना जैसे अलग से होता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, वायु का अपना एक पूरा, जो वायु गैसें पाई जाती हैं उनको अपना एक होता है, तो उनको हम गैस में वायुमंडल ले लेते हैं। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, इनको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यही पारिस्थितिक तंत्रों का ही समूह को तो हम बोलते हैं जैवमंडल। जो जैवमंडल है वो पारिस्थितिक समूह का ही तो है। तो अब आपको समझ में आया स्पष्ट रूप से कि जो जैवमंडल है वो एक्चुअली में कैसे बनता है, ठीक है। तो जैवमंडल को समझना के लिए बस आसान से ही तो कुछ लॉजिक थे, उनको मैंने समझा दिया है कि जैवमंडल का निर्माण कैसे एक सूक्ष्मतम इकाई से लेकर जैवमंडल तक बनता है। अब बात ये आती है कि जैवमंडल और वायु में अंतर क्या होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था, लेकिन अब हम डिटेल से समझ लेते हैं कि जैवमंडल एक्चुअली में और वायुमंडल में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी जैसे पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी में ये जैसे जल है, हम इसी पृथ्वी से ही समझा देंगे, ये जैसे जल है, ठीक। और ये जल में ये टुकड़े हैं, किसके, पृथ्वी के भाग हैं, छोटे छोटे महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, टुकड़े हैं। तो और ये पूरा हमारा एक क्या है, वायुमंडल है। तो इसमें देखा जाए तो जो जल है, ठीक, इसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र है, वायुमंडल का अपना है, वायुमंडल का अपना है ये पूरा, ठीक है। और स्थल मंडल का एक अपना है पारिस्थितिक तंत्र है। तो अब बात ये आ जाती है कि वायुम क्या होता है। ये तो पूरा हमारा एक जैवमंडल है, ठीक। अब वायुम क्या होता है, वायुम को समझ लेते हैं। वायु में एक्चुअली में देखा जाए तो वो जैवमंडल का ही एक हिस्सा होता है, ठीक। लेकिन वो हिस्सा देखा जाए तो एक विशेष क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कि पृथ्वी भी कई कटबंधों में विभाजित है, वो सूर्य के आधार पर विभाजित की गई कि सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत है हमारी जो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो प्रकाश का एक लंबवत प्रकाश जाता है। तो इस प्रकार के आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि हो सकता है तिरछा भी जाता है प्रकाश, जो ध्रुवों पर है प्रकाश जाता है, कम जाता है। तो यहाँ पर 6 महीने रात 6 महीने दिन जैसा रहता है। तो यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी पारिस्थितिक तंत्र ही है, लेकिन रीजन यहाँ पे है कि वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र, वहाँ की दशाएं
वो थोड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अलग होती हैं। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ का पूरा अनुकूलित वातावरण इसकी तुलना में क्षेत्र विशेष में भिन्नता पाई जाती है। वो सूर्य उसको डिसाइड करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। तो जैसे 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 सूर्य जो हमारा है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, पूरब से पूरब को उगता है, पश्चिम में छिपता है। तो पूरब से जब सूर्य जाता है तो इस प्रकार से वो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रकाश के आधार पर क्या है, पृथ्वी को कई भागों में विभाजित कर दिया है, कई कटबंधों में विभाजित किया है। उसमें देखा जाए तो उष्णकटिबंध हुआ, ठीक, उसी में देखा जाए उपोष्णकटिबंध है और शीतोष्णकटिबंध है, इसी में समशीतोष्ण है, शीत कटिबंध है। तो ऐसे कई सारे 5-6 कटिबंध पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी में। तो एक कटिबंध को हम अगर ले लेते हैं तो एक कटिबंध में एक समान जलवायु पाई जाती है। वो देखा जाए तो वो सूर्य डिसाइड करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो अक्षांश के आधार पर अपने को मतलब कि जलवायु को डिसाइड करता है। जो जलवायु डिसाइड होती है वो अक्षांशों के आधार पर होती है, और अक्षांश को निर्धारित करने वाला मुख्य फैक्टर जो है वो है सूर्य। वो सूर्य जो होता है वो एक विशेष एक क्षेत्र में जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वहाँ का अपना वातावरण एक समान रहता है। यानी कि यहाँ का जो जीव जंतु है और यहाँ का जो जंतु है वहाँ की जो स्थिति है वो एक समान रहती है, ठीक। यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, या यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा उसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की अपनी एक समान जलवायु होती है। यहाँ के जीव जंतुओं की एक समान जलवायु होती है, यहाँ पे जीव जंतुओं की एक समान जलवायु होती है। यहाँ के जीव जंतुओं को एक समान जलवायु में ही अपना सर्वाइव करते हैं, ठीक है, अनुकूलित करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये सूर्य के आधार पर इनको हम एक प्रकार से निर्धारित कर लेते हैं, उनको हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो पूरा देखा जाए तो ये हमारा जैसे एक कटबंध है, तो एक कटबंध के अंतर्गत जो जलवायु डिसाइड की गई है, तो जहां पर रहने वाले तंत्र हैं वो एक समान जलवायु में पाए जाएंगे। जैसे अब वो डिफरेंस थोड़ा इसलिए हो सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे देखा जाए तो स्थल हो, यहाँ जल हो, ठीक। तो यहाँ का जल का पारिस्थितिक तंत्र है, स्थल का पारिस्थितिक तंत्र है, और यहाँ पर घास का है यहाँ पे, ठीक। यहाँ जल का है, यहाँ जंगल का है, ठीक। लेकिन ये है कहाँ पे, एक समान जलवायु, एक कटबंध के अंतर्गत ही तो है। तो एक कटबंध के अंतर्गत पाए गए जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, एक समान जलवायु के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, चाहे वो घास का हो, जंगल का हो, जल का हो, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, लेकिन एक कटबंध के अंतर्गत पाई गई, एक समान जलवायु के अंतर्गत पाई गई जो कटबंध है, या जो पारिस्थितिक कटबंध के अंतर्गत पाई गई जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसी को हम बोलते हैं बायोम, ठीक। आप समझ में आया। जैवमंडल तो पूरा है, जैवमंडल पूरा है, लेकिन बायोम है उसका एक हिस्सा जो कटबंध के, पृथ्वी की कटबंध का आधार पर एक समान जलवायु क्षेत्र विशेष में एक समान रूप से पाई जाने वाली जलवायु में ही जो भी पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, घास का, जंगल का, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोम, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैवमंडल और बायोम में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आज का हमारा जो लेक्चर दूसरा था वो जैवमंडल और बायोम से संबंधित था। दोनों में अंतर बता दिया, क्या अंतर होता है और जैवमंडल कैसे निर्मित होता है, बायोम कैसे है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसे हम जैवमंडल ले लेते हैं, ठीक है, और इसे विशेष क्षेत्र में हम इसको